12 मार्च 1993 मुंबई वालों के लिए यह दिन भुलाए नहीं भूलता है। इसी दिन मुंबई ने अपने 257 लोगों को खो दिया था। दोपहर के वक्त सिलसिलेवार 12 बम धमाकों से पूरी मुंबई दहल उठी थी। अब 24 साल बाद मुंबई को इंसाफ मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे इस इंसाफ की। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में आज विशेष टाडा अदालत अबू सलेम समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस केस में गैंगस्टर अबू सलेम को साजिश में शामिल होने के आरोप में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने सलीम को बम ब्लास्ट का मुख्य साजिशकर्ता माना। साथ ही मुस्तफा और मोहम्मद दौसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्लाह शेख, ताहिर मर्चेंट को भी 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया। वहीं एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात था। इस मामले में सोमवार से दोषियों की सजा पर सुनवाई की जाएगी। बता दें आपको, एक के बाद एक सीरियल धमाके में 12 जगहों पर धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई ब्लास्ट मामले में अबू सलेम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद हमारे संवाददाता कुशल पाटिल ने सीबीआई के वकील दीपक साल्वे से बात की। 1993 ब्लास्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट दीपक साल्वे है। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले जो वर्डिक्ट है इस पर आपका क्या कहना है, क्या आप खुश हैं? यस, वी आर हैप्पी, खुश है। और सर, जिस तरह से चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, तो किस तरह से 7 लोगों में से 6 लोग आरोपी पाए गए और एक को निर्दोष किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? जो निर्दोष किया गया है उसके बारे में मैं आज कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जजमेंट कॉपी जब मिलेगी उसको पढ़ने के बाद में उसे क्यों छोड़ा गया है वो सब देख के फिर ये बराबर हुआ है कि नहीं वो डिसाइड किया जाएगा और फिर उसके अगेंस्ट अपील में जाना है कि नहीं वो डिसाइड होगा। और सर, मुस्तफ़ा दोसा और अबू सलेम की बात की जाए तो इनको किन आरोपों पर लगाया गया है? कंस्पायरेसी के आरोप में पूरा उनके अगेंस्ट साबित हो चुका है और कंस्पायरेसी का आरोप इस केस में सबसे बड़ा आरोप है और उसमें यह साबित होने के बाद में उनको मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है। और सर, जहाँ तक बात की जाए बाकी के जो आरोपी है उन पर किस तरह के चार्जेस लगाए गए हैं? बाकी के 5 आरोपी जो ये थे उनके अगेंस्ट 120 भी यानी कंस्पायरेसी प्रूव हो गई है और एक के अगेंस्ट सिर्फ 3 टाड़ा प्रूव हुआ है और 7वां जो है उसको एक्विट किया गया। और सर, जब सुनवाई होगी, आखिरी सुनवाई होगी, जिस तरह से जब फाइनल डिसीजन दिया जाएगा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट दिया जाएगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में हम तो मांगने के टाइम पे कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस और जो भी ये हुआ है इनका जो रोल हुआ था याकूब का, उसके पार ही इनके सबके रोल्स हैं। थैंक यू सर। तो ये देखा हमने, कहा जा रहा है कि जिस तरह से चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, देखा जा रहा है कि जो काउंसिल है वो डेथ पेनल्टी मांगेगा और इस प्रोसीजर में आगे बढ़ेगा। लेकिन आज देखा है कि ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जा सकती है मुंबई के लोगों के लिए, जनता के लिए और 1993 के ब्लास्ट के जो जिन लोगों को इसका असर हुआ था उनके लिए। कैमरामैन अब्बास के साथ कुशल पाटिल, APN न्यूज़, मुंबई। 12 मार्च 1993 के दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दहल उठी थी। 12 सीरियल धमाकों ने शहर को हिलाकर रख दिया था। 12 मार्च 1993 को तेज रफ्तार से दौड़ती मुंबई को अचानक ब्रेक लग गया था। एक बड़े धमाके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत एकदम से हिल गई थी। फिर तो ये सिलसिला रुका नहीं, एक के बाद एक 12 धमाके हुए और मुंबई ही नहीं पूरा देश दहल उठा। मुंबई पर आतंकियों ने हमला बोल दिया था। 12 मार्च 1993 मुंबई पूरी रफ्तार में थी। हर कोई अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन किसी को एहसास न था कि मुंबई एक बड़े हादसे की ओर बढ़ रही है। दोपहर का वक्त था, लोग लंच करने की तैयारी में थे। इसी वक्त एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई। पहला धमाका दोपहर 1:30 बजे, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। 12 मार्च को दोपहर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के बाहर दोपहर 1:28 पर ऐसा धमाका हुआ जिसकी आवाज मीलों तक सुनाई दी। 29 मंजिला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत थर्रा गई। जो जहां था वहीं गिर पड़ा और काला धुआं छटा तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। चारों ओर बिखरी लाशें,
रोते बिलखते और डर से चीखते लोग दिख रहे थे। उस वक्त देश की आर्थिक राजधानी के शेयर बाजार में 2000 लोग मौजूद थे। बेसमेंट की पार्किंग में आरडीएक्स से लदी एक कार में टाइमर के जरिए धमाका हुआ था, जिसमें 84 बेगुनाह मारे गए और करीब 250 जख्मी हुए थे। दूसरा धमाका दोपहर 2:15 नरसी नाथा स्ट्रीट। बीएससी के इमारत में धमाके के 10 मिनट बाद नरसी नथा स्ट्रीट की अनाज मंडी के एक ट्रक में धमाका हुआ। गुलजार रहने वाली अनाज मंडी में चीखें गूंजने लगी। मंडी में 5 लोग मारे गए और 50 से ज्यादा लहूलुहान जमीन पर पड़े थे। हवा में गूंजते एम्बुलेंस का सायरन वो नहीं सुन पा रहे थे। तीसरा धमाका दोपहर 2:30 शिवसेना भवन। वो सोच रहे थे कि क्या इन दोनों धमाके में कोई रिश्ता है। यहाँ तो गहरा रिश्ता था, क्योंकि कुछ ही पल बाद दिन के 2:30 बजे शिवसेना भवन के पास भी बम फूट चुका था। उस वक्त ना तो सेल फोन था और ना ही पेजर, फिर भी खबर जंगल में आग की तरह फैली। शिवसेना भवन के पास हुए धमाके ने 4 की जान गई और 50 जख्मी हुए थे। चौथा धमाका दोपहर 2:33 एयर इंडिया बिल्डिंग। जब तक शहर कुछ समझ पाता, 50 मिनट बाद स्टॉक एक्सचेंज से कुछ ही दूर एयर इंडिया की इमारत के पार्किंग में धमाका हुआ। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बेसमेंट की दोनों मंजिलों में बड़े गड्ढे पड़ गए। पांचवा धमाका दोपहर 2:45 सेंचुरी बाजार। वर्ली के सेंचुरी बाजार के सामने मौत का तांडव दिखा। वर्ली के सेंचुरी बाजार में एक डबल डेकर बस में धमाका हुआ। 5 दूसरी बसें भी इसकी चपेट में आ गई थीं। यात्री समेत सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अकेले इस धमाके में 113 लोग मारे गए थे। छठा धमाका दोपहर 2:45 माहिम। हादसे को देखने और झेलने वालों के लिए धमाके एक डरावने सपने की तरह है। उन्हें नहीं पता था कि अगले 1 घंटे में मुंबई 6 और धमाकों से दहलने वाली है। माहिम कॉसवे में धमाके ने 3 लोगों की जान ले ली। 7वां धमाका दोपहर 3:05 जावेरी बाजार। लोग संभल पाते तभी हीरे जवाहरात का जावेरी बाजार धमाके से दहल उठा और 17 लोग मारे गए। जावेरी बाजार में एक लावारिस स्कूटर में विस्फोटक रखे गए थे। तब तक 1.5 घंटे में 7 धमाके हो चुके थे। मुंबई के कई हिस्से शमशान घाट जैसे दिख रहे थे। 8वां धमाका दोपहर 3:10 सी रॉक होटल। 5 मिनट बाद ही बांद्रा के सी रॉक होटल की 18वीं मंजिल में धमाका हुआ। किस्मत अच्छी थी, इसमें किसी का नुकसान न हुआ। 9वां धमाका दोपहर 3:13 प्लाजा सिनेमा। सी रॉक होटल में धमाके के 3 मिनट बाद ही प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में खड़ी कार में धमाका हो गया। इस धमाके ने 10 लोगों की जान ले ली। अगले 7 मिनट तक यूं ही सन्नाटा पसरा रहा। फिर जुहू से खबर आई। 10वां धमाका दोपहर 3:20 जुहू सेंटर होटल। जुहू के सेंटूर होटल में बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सिलसिलेवार धमाके से दहलने की बारी अब सहारा एयरपोर्ट की थी। 11वां धमाका दोपहर 3:23 सहारा हवाई अड्डा। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट से हड़कंप मचा हुआ था। लोग सहमे हुए थे। इसी बीच सहारा एयरपोर्ट के पास भी एक हल्का धमाका हुआ। 12वां धमाका दोपहर 3:40 एयरपोर्ट सेंटूर होटल। सहारा एयरपोर्ट धमाके के ठीक 10 मिनट बाद एयरपोर्ट के करीब सेंटूर होटल में एक और जानलेवा विस्फोट हुआ। 2 बेगुनाह और मारे गए। सिलसिलेवार 12 धमाकों के बाद मुंबई ने मातम ओढ़ लिया था। मुंबई की तस्वीर बदल चुकी थी। 2 घंटे 10 मिनट ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। 12 धमाके, 257 मौत और अनगिनत जख्मी। अब तक इस आतंकवादी घटना की तस्वीर साफ होने लगी। तब तक तो मुंबई ब्लास्ट के मुजरिम देश छोड़कर भाग चुके थे।
इस सीरियल ब्लास्ट में करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। इसके बाद इस मामले की छानबीन शुरू हुई। सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित की गई। पुलिस ने तकरीबन 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की और लगभग 686 गवाहों को पेश किया। ये आंकड़े इतना बताने के लिए काफी हैं कि इन धमाकों में संलिप्तता कितनी गहरी थी। देश की आजादी के बाद अदालत में जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, ये उनमें से सबसे संगीन और पेचीदा माने जाते हैं। इस मामले का मुख्य आरोपी घोषित किया गया अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर, जो आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंटरपोल के जरिए दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, लेकिन आज भी उस तक दुनिया की कोई भी पुलिस नहीं पहुंच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मुंबई ब्लास्ट मामले में ट्रायल कोर्ट ने अबू सलेम को मुख्य साजिशकर्ता माना। यूपी के आजमगढ़ से निकलकर सलेम मुंबई पहुंचा और फिर आतंक की दुनिया का हिस्सा बन गया। सलेम उसी आजमगढ़ का रहने वाला है जिसने देश को महान शायर कैफी आजमी और शबाना आजमी जैसी हस्ती दी है, लेकिन सलेम ने आजमगढ़ के गौरवमयी धरती को कलंकित कर दिया। अबू सलेम मुंबई तो रोटी कमाने गया, लेकिन धीरे धीरे जरायम की दुनिया का हिस्सा बन गया। आइए आपको बताते हैं मुंबई ब्लास्ट में सलेम की भूमिका के बारे में, जिसे खुद सलेम ने गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों को बताया था। मुंबई ब्लास्ट से 9 साल पहले 1984 में अबू सलेम आजमगढ़ से मुंबई आया था। मूल रूप से यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला अबू सलेम ने महज 9वीं क्लास तक पढ़ाई की और काम की तलाश में वो मुंबई आ गया। अबू सलेम के साथ उसका साथी शमी भी मुंबई आया। शमी का एक भाई जिसका मलाड वेस्ट में होटल का कारोबार था, उसके जोगेश्वरी वाले घर में अबू सलेम करीब 4 साल तक रहा था। सलीम ने 1986 में अंधेरी के एक शॉपिंग सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली, जहां उसने साल 1992 तक बिजनेस किया। उन्हीं दिनों अबू सलेम माहिम के अजीज नाम के शख्स के संपर्क में आया। अजीज इंपोर्टेड सामान के बिजनेस से जुड़ा हुआ था और उसके आदमी बैंकॉक, हांगकांग, दुबई जाते थे। अबू सलेम अजीज से ही अपनी दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लेता था। सलीम का एक रिश्तेदार अब्दुल वकील सऊदी अरब में काम करता था। साल 1992 में अब्दुल वकील मुंबई आया और अंधेरी में हंसनाबाद लेन में पासपोर्ट एजेंट और जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी के तौर पर अपना कारोबार शुरू किया। उसी दौरान मेहंदी हसन, जो खुद एक पासपोर्ट एजेंट था, उसने अब्दुल वकील के साथ काम करना शुरू कर दिया। मेहंदी उन दिनों सलीम के पास भी आता जाता रहता था। सलीम के अनुसार मेहंदी ने उसे अजीज नाम के एक शख्स से मिलवाया। साल 92-93 में अजीज गोल्ड और सिल्वर स्मगलिंग के अवैध धंधे में शामिल हो गया। सलीम उससे गोल्ड और सिल्वर खरीदने लगा और उन्हें कांदिवली, मलाड के 2 व्यापारियों और अंधेरी की दुकानों में बेचने लगा। दिसंबर 1992 के आखिरी सप्ताह में अजीज ने सलीम को सिल्वर लाने का लालच देकर भरूच चलने का ऑफर दिया। मेहंदी हसन और कुछ दूसरे लोगों को भी अजीज ने अपने साथ रख लिया। अजीज सभी को पहले बताई गई जगह से करीब 50 किलोमीटर दूर ले गया। वहां अजीज को एक मारुति वैन दी गई। सलीम के अनुसार उसने देखा कि गाड़ी में पीछे साइड नीचे की ओर कोई लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। सलीम को लगा कि इस बॉक्स में चांदी रखी हुई होगी, इसलिए उसने अजीज से कोई सवाल नहीं किया। सलीम के अनुसार वो इस मारुति वैन को लेकर अंधेरी में अपने दुकान के पास आ गया। जांच एजेंसियों को सलीम ने जो बताया, उसके अनुसार वहां कोई बाबा चौहाड़ आया और इस मारुति वैन में उसे बैठाकर बांद्रा में हनीफ और समीर के पास ले गया। सलीम के अनुसार उस बॉक्स में 6 से 8 AK-47 राइफल्स दिख रही थी। सलीम ने इसके बाद अजीज से उस चांदी के बारे में पूछा, जिसे दिलाने के बहाने वो उसे भरूच ले गया था, तो उसने 2-3 दिन में इसे देने का भरोसा दिया। उसी दिन, जैसा कि आरोप है, अजीज ने सलीम से कहा कि वो 2 AK-47 लेकर इन्हें जैबुनिशा नामक महिला को डिलीवर कर दे। शिफ्ट होता रहा AK-47 का बैग। अगले दिन अबू सलीम को अजीज ने कहा कि वो जैबुनिशा के घर फिर जाए और उससे ये बैग वापस ले ले। सलीम पर आरोप है कि उसने इस बैग को अपने दोस्त मंसूर अहमद की गाड़ी में कुर्ला में कल्पना टॉकीज के पास 3 दिन तक रखा। सलीम ने जांच एजेंसियों को जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें उसने कहा कि चूंकि वो इन हथियारों को अपने पास ज्यादा दिन रखना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस बैग को जोगेश्वरी में किसी अयूब पटेल को दे दिया था। सलीम के अनुसार उसे अच्छी तरह याद है कि इन हथियारों की डिलीवरी के 3 महीने बाद 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम धमाके हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मुंबई ब्लास्ट के बाद सलीम खौफ में आ गया। उसे अपने पकड़े जाने का डर सता रहा था। ऐसे में वो मुंबई से भागकर छिप गया।
छिपते छिपाते सलीम मुंबई से कैसे दुबई और पुर्तगाल पहुंचा, आइए बताते हैं। 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार धमाकों से पूरा देश दहल गया। इससे अबू सलीम भी सट्टे में आ गया। लखनऊ से दुबई भागने की कहानी। अबू सलीम ने जांच एजेंसी को जो बताया उसके मुताबिक बम ब्लास्ट के बाद अजीज ने उसे कॉल किया और उसे तुरंत माहिम बुलाया। मुलाकात के बाद अजीज ने उससे कहा कि यदि सलीम गिरफ्तार हुआ तो उसका यानी अजीज का भी नाम आएगा, इसलिए उसने सलीम को यूपी में अपने गांव आजमगढ़ भाग जाने की सलाह दी। सलीम यूपी तो भागा, लेकिन आजमगढ़ नहीं गया, बल्कि उसने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में किराए का घर ले लिया। यहाँ वो अपनी पहली पत्नी समीरा के साथ करीब 6 महीने तक रहा। इस दौरान वो लगातार अजीज से संपर्क में रहा, जो उस दौरान मुंबई से दुबई शिफ्ट हो गया था। जब सलीम लखनऊ में छिपा हुआ था, उसी दौरान अजीज ने सलीम को दुबई आने की सलाह दी। उसी ने सलीम और समीरा के साल 1993 के दिसंबर में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाए। सलीम पत्नी के साथ दिल्ली के रास्ते दुबई भाग गया। दुबई एयरपोर्ट पर अजीज ने ही सलीम को रिसीव किया और अपने घर ले गया। मोनिका बेदी से मुलाकात। साल 1998 में अबू सलीम ने दुबई में अपना किंग्स ऑफ कार ट्रेडिंग का कारोबार शुरू किया। इस कंपनी के तहत स्टेज शो फंक्शंस के दौरान ही उसकी दोस्ती फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी से हुई। दोनों के रिश्तों ने खूब सुर्खियां बटोरी, यहाँ तक कि दोनों के बीच निकाह की भी खबर आई। हालांकि मोनिका और अबू सलीम ने सार्वजनिक रूप से कभी भी इन रिश्तों को नहीं स्वीकारा। मोनिका ने कई बार इंटरव्यू में स्वीकार किया कि वो सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन अचानक दोनों के रिश्तों में तल्खी आ गई। यहाँ तक कि अबू सलीम ने मोनिका को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस में सलीम ने कहा था कि या तो मुझे पति कहो या मुझे तलाक दे दो। 2002 में हुई गिरफ्तारी। दुबई से सलीम पुर्तगाल आ गया और फरारी के 9 साल बाद सलीम को साल 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तार कर लिया गया। 11 नवंबर 2005 को उसे अभिनेत्री मोनिका बेदी के साथ भारत प्रत्यर्पित किया गया। उसे 8 केसों में आरोपी बनाया गया। बिल्डर प्रदीप जैन मर्डर केस में साल 2015 में टाटा कोर्ट ने अबू सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेल में 2 बार हुआ हमला। अबू सलीम पर जून 2013 में नवी मुंबई के तलोजा जेल में गोली चली थी। जेल में बंद कैदी देवेंद्र बाबू राव जगताप ने अबू सलीम पर हमला किया था। इसके अलावा साल 2010 में भी सलीम पर मुंबई के आर्थर रोड जेल में हमला हुआ। इसके बाद ही उसे तलोजा जेल भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट APN। जब कोर्ट मुंबई के गुनहगार सलीम को सजा सुना रहा था, उधर अबू सलीम के गांव आजमगढ़ में सलीम की रिहाई के लिए उसके परिजन प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि सलीम बेगुनाह साबित होगा। हालांकि अबू सलीम का गुनाह इतना संगीन था कि ऊपर वाले ने भी उनकी दुआ कबूल नहीं की। परिवार अबू सलीम को निर्दोष मानता है और यही कहते हैं कि फैसला कोर्ट जो करेगी, कोर्ट के सामने कोई ऐसी दस्तावेज नहीं मौजूद है कि जिसमें अबू सलीम दोषी हों। अबू सलीम निर्दोष हैं और लोगों को पूरी उम्मीद है कि उनको जो ये फैसला उनके फेवर में आएगा, वो छूटेंगे और फिर ये अपने घर पर आएंगे। हम तो यही सोच रहे हैं कि वो फैसला जो आ रहा है उनके हक में हो, अबू सलीम के हक में फैसला हो जाए। हाँ, दुआ कर रहे हैं सभी लोग। आज से क्या, हमेशा लोग दुआ करते हैं कि वो बरी हो जाएं। मुंबई ब्लास्ट में भले ही आज 6 आरोपियों को गुनहगार करार दिया गया है, लेकिन इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम अब भी फरार है और देश दाऊद को पकड़ने की मांग कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कब पकड़ा जाएगा दाऊद, ताकि मुंबई को पूरी तरह से मिल सके इंसाफ। डी कंपनी शुरू करने के बाद दाऊद जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गया कि सबसे खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में उसका नाम 3 नंबर पर है। दाऊद की पहुंच अल-कायदा तक मानी जाती है और ओसामा बिन लादेन से भी दाऊद के रिश्ते थे। दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI आसरा देती है और इसीलिए आज तक दाऊद पकड़ में नहीं आया है। 2008 के मुंबई ब्लास्ट में भी दाऊद का नाम है। साथ ही 1993 मुंबई बम धमाकों के पीछे भी उसका ही दिमाग था। 1993 के बाद दाऊद मुंबई से दुबई भाग गया और वहीं से अपना कारोबार चलाने लगा। दुबई से ही दाऊद अपने गुर्गों के जरिए भारत में अपना आतंक फैलाने लगा। जब दाऊद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ तो दाऊद पाकिस्तान भाग चुका था। पाकिस्तान के कराची में दाऊद पूरी शान शौकत के साथ रह रहा है। पाकिस्तान सरकार और ISI का उसे पूरा संरक्षण मिला हुआ है।
सरकार भले ही दाऊद को जल्द ही पकड़कर भारत लाने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि दाऊद भारत सरकार की पहुंच से अभी कोसों दूर है। दाऊद को जब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान पर कुछ दबाव तो पड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद को कराची से हटाकर अफगानिस्तान सीमा के आसपास छिपा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि कब तक मुंबई को उसके जख्मों का इंसाफ मिलेगा। आखिरकार 1993 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पैदा होने वाले दाऊद ने स्कूल के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी। अपने शौक और बुरी आदतों के लिए दाऊद ने बचपन में ही ड्रग सप्लाई, चोरी, डकैती, लूटपाट इत्यादि करना शुरू कर दी थी। दाऊद के पिता पुलिस में थे, लेकिन बेटे ने पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट को चुना और आगे उसी रास्ते पर चलकर वो भारत का सबसे बड़ा क्रिमिनल बन गया। दाऊद ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत करीम लाला के गैंग से की थी, जो उस वक्त मुंबई का जाना माना अपराधी हुआ करता था। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में तेजी से उभरा और इसकी पहुंच बॉलीवुड से लेकर सट्टे की दुनिया तक पहुंच गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ABN। तो स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।